हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब दोस्तों, जब जमाना डिजिटल हो रहा है तो हम क्यों पीछे रहें, और जब हम पीछे नहीं तो डिजिटल स्पेस से जुड़े स्टॉक्स क्यों पीछे रहेंगे। क्या आप एग्री करते हैं कि नहीं। और इसी डिजिटल स्पेस में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा स्टॉक जिसकी आप कई दिनों से मांग कर रहे थे, और इनके प्राइस को देखते हुए मुझे भी लगा कि अब इस पे वापस से वीडियो बनाने की नीड आ गई है, क्योंकि इससे पहले भी ये स्टॉक हमने आप लोगों को रेकमेंड किया था 1000 रुपए के पास में। यस, मैं बात कर रहा हूं रूट मोबाइल की। आज के आपको इस वीडियो में हम रूट मोबाइल की डिटेल एनालिसिस बनाने वाले हैं आपकी सहूलियत के लिए। वीडियो को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जहां सबसे पहले हम कंपनी के प्रोफाइल को जानेंगे, फिर देखेंगे इसके फाइनेंशियल को, प्राइस चार्ट को, साथ ही करेंगे इसकी पीयर एनालिसिस, और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, और फिर देखेंगे कंपनी के लिस्टिंग से लेकर अब तक के सफर को, और लास्ट में बात करेंगे मेरी राय, मुझे क्या लगता है। जैसे एक बार इसको ना बोला था, फिर दोबारा जब अच्छा लगा तो एंट्री दिलवाया, और अब और आगे क्या। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, क्योंकि वहां देते हैं हम 2 से 3 स्टॉक के लेवल, जिस पे आप नेक्स्ट डे पैसा कमा सकते हो। और स्क्रीन पे प्रूफ दिख रहा होगा। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज को अगर आप चाहते हो सबसे पहले और एक ही जगह मिले, तो ट्विटर और टेलीग्राम को आंख बंद करके ज्वाइन कर लीजिए, खुद ब खुद फर्क दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 2004 में शुरू हुई ये कंपनी देश के लीडिंग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म और टियर 1 एप्लीकेशन टू पीयर सर्विस प्रोवाइडर के तर्ज पर काम करती है, जिनके इंटरप्राइज कम्युनिकेशन सर्विस में इंक्लूड है न्यू एज सॉल्यूशन इन मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशन। अब अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझे तो रूट मोबाइल 3 वर्टिकल में काम करती है, जैसे कि इंटरप्राइज, मोबाइल ऑपरेटर और बीपीओ। अब इन चीजों को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो यहां चीजें आपको स्क्रीन पर बहुत ही आराम से दिख रही होंगी, और आपको आसानी हो रही होगी समझने में। प्लस मैं हमेशा कहता हूं, कंपनी से दोस्ती करोगे ना तो कभी भी स्टॉक को जल्दी काट के नहीं भागोगे, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट वाला स्टॉक तुरंत काटते हैं, लॉस वाले से शादी करके बैठ जाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, दोस्ती करो, समझो, जानो और इन्वेस्ट करो। अब अगर कंपनी के क्लाइंट लिस्ट पे गौर करें तो यहां कुछ नामी गरामी नाम हमें देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ तो फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनीज के पार्ट हैं। साथ ही ग्लोबल लेवल पे कंपनी का 240 से ज्यादा मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियों से डायरेक्ट रिलेशन है। इसके अलावा ये अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका के अपने इंटरप्राइज क्लाइंट को 800 से ज़्यादा मोबाइल नेटवर्क का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। बट इन सब में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है यहाँ वो है कि कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता है उसमें 64% का कंट्रीब्यूशन इनके टॉप 10 क्लाइंट का है। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, 64% का मेजर कंट्रीब्यूशन अकेले टॉप 10 क्लाइंट से है। अब इसी बात पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ वो आगे बताऊंगा जब बॉटम लाइन समझेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को जरूर देखिए, तभी समझ पाइएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब इसके रेवेन्यू मॉडल को समझते हैं। चलिए चलते हैं फाइनेंशियल पे। यहां पे आपको दिख रहा है 2017, 18, 19, 20 रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। नेट इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप है, फ्लैट टाइप यानी जैसा है वैसा ही। 19 में 56.92, 2020 में 58.27। ईपीएस में अगेन जो 11.38, 11.65 का मेंटेन रेशियो है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, ये एक प्लस पॉइंट लग रहा है। प्लस आपको पता है, मुझे हमेशा नेट इनकम इनका जब हम देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने में अच्छा लगता है, और वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में लगातार आप पाओगे कि अगेन इंक्रीज हुआ है काफ़ी तरीके से। तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा कि नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू के हिसाब से, और ईयर ऑन ईयर बेसिस की हम बात कर रहे हैं। कंपनी के
बिजनेस के अकॉर्डिंग इनका डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये भी एक आप बिल्कुल गौर के करके चलो, और हमें किसी भी कंपनी का डेट बहुत ही देखना ज़रूरी होता है। कंपनी का नेट कैश फ्लो और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ इंक्रीज हुआ है। साथ में हायर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो है और लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो है। ये भी एक चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ एक चीज़ है जिसे हम एज अ थ्रेट देख सकते हैं, वो ये है कि कंपनी के नन कोर इनकम का ट्रेंड यहाँ इंक्रीज हो रहा है। नन कोर इनकम का ट्रेंड। अब ये तो थी फाइनेंशियल की बात। अब चलते हैं कंपनी के प्राइस चार्ट के ऊपर, और जो कंपनी का प्राइस चार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से तेजी हुई है, जिसमें हमने आप लोगों को एक बार जब वीडियो बनाई थी तो कहा था खतरे की घंटी, उस समय मना किया था, और उसके बाद वापस से 1000 के पास में हमने आप लोगों को दिलाया, जो कि 1600 हो चुका है। तो जिन्होंने रेगुलर फॉलो किया होगा उन्हें पता होगा कि एक बार ना और एक बार हाँ, इसको बोलते हैं शादी नहीं करना। यानी जब बुरा है छोड़ने का, और जब अच्छा है तो लेने का, पीछे नहीं रहने का। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो और कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और आप इसको लेना चाहते हो, तो जैसा कि आपको अभी हम शेयर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं प्राइस तो काफ़ी तेज़ भागे हैं, वहाँ पे हमें करेक्शन में आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये गॉड नोज है। हमेशा एक चीज़ की वैल्यूएशन होती है। वहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली कि 1200 के पास का लेवल एक सही लेवल बनता है। बाकी और टाइम टू टाइम हम आपके साथ अपडेट करते रहते हैं। नहीं तो फिर इसमें जब एक ब्रेकआउट होगा तो हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग की एंट्री करेंगे, और चीज़ें मैं आगे बताता हूँ। अब चलते हैं पीयर एनालिसिस पे। तो यहाँ पे TCS, इन्फोसिस और एचसीएल टेक है, बट ये अर्ली स्टेज में है, और अर्ली स्टेज में इतनी बड़ी कंपनियों से इनका एनालिसिस करना मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता है। बट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इनका PE बहुत महंगा है, जिसके कारण मैं अपर लेवल में आपको मना कर रहा था। अब जैसा किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल को जब देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें उसके साथ होल्डिंग को भी देखना चाहिए कि क्या कहानी है होल्डिंग की। तो आप होल्डिंग में पाओगे कि म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर में अपनी होल्डिंग ऑलमोस्ट आधी कर दी है, लेकिन FII ने वहीं पे इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और प्रोमोटर होल्डिंग में माइनर सा चेंज है। तो वो माइनर सा रिलीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं आता है, बट एक भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। तो कहने का मुद्दा और मकसद ये है कि अगर आप होल्डिंग के नज़रिए से देखते हो तो कहीं से कोई कमी नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने भी अपनी पोजीशन छोड़ी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी सब कारण से जो ऊपर चढ़ के मैं लेने से मना कर रहा हूँ, उसका भी एक बड़ा कारण है। और जिनके पास होल्ड है वो इन्वेस्टर है 5 से 10 साल के नज़रिए से, तो उनको आराम से होल्ड करने को भी कहा जा रहा है। अब जानते हैं कंपनी से जुड़े रीसेंट डेवलपमेंट को। तो दोस्तों, अमेरिका में अपने रीच को बढ़ाने के लिए कंपनी ने विक्रम सनबाग को अमेरिका में एग्जीक्यूटिव प्राइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया है, जिनका मेन रोल मार्केट डेवलपमेंट और न्यू कस्टमर को लाना है। साथ ही कंपनी कन्वर्जेशनल और वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर जैसे एरिया में फ्रेश एक्विजिशन की प्लानिंग में है, और इस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन हमें आने वाले वक्त में, आने वाले बहुत जल्दी देख सकते हैं बिना ज़्यादा समय गंवाए हुए। साथ ही बीते महीने BSNL ने रूट मोबाइल को साउथर्न और वेस्टर्न जोन में SMS फायरवॉल डिप्लॉय करने का टेंडर रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर दिया था। अब भाई, जैसा कि किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा एसेट होता है उसका मैन पावर, जिनकी कंपनी में ग्रोथ में मेजर रोल होता है। ऐसे में अपने इफिशिएंट एम्प्लॉय को लुभाने के लिए बीते नवंबर कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉय को ESOP के अंदर अलॉट किए। इसके अलावा कंपनी ने कुछ महीनों पहले अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए TeleDNA की टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्टैक्ट्स एक्वायर किया है। अब जो TeleDNA को नहीं जानते उन्हें यहाँ बता दूं कि ये कंपनी टेलीकॉम रिलेटेड सॉल्यूशन के डेवलपमेंट में स्पेशलाइज्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। तो अब दोस्तों, जब कंपनी अपने काम धाम में इतनी इनोवेशन कर रही है तो कुछ अवार्ड वगैरह तो मिले ही होंगे। तो यहाँ दोस्त, रूट मोबाइल ने जूनिपर अवार्ड 2021 में 2 गोल्ड जीते हैं। अब ये तो थी कंपनी से जुड़े डेवलपमेंट के ऊपर बात। अब चलते हैं इस सारे राम कहानी के बॉटम लाइन पे कि मुझे क्या लगता है, क्या दिखता है इस कंपनी में। तो जैसा कि कंपनी अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी सीरियस है और अपने डिजिटल स्पेस में आए दिन कुछ ना कुछ नया इनोवेशन
प्लान कर रही है और उस पर कदम बढ़ा रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को फायदा दे सकती है। बट जैसा कि कंपनी के पीयर यहाँ हमें काफ़ी स्ट्रांग दिखते हैं, ऐसे में इनका सर्वाइवल किस तरीके से होता है ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा यहाँ जो सबसे बड़ा कंसर्न निकल के आ रहा है वो ये है कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनके टॉप 10 क्लाइंट से आता है और ऐसे में थोड़ा सा भी इनके अपने उन बड़े क्लाइंट से रिलेशन बिगड़े तो कंपनी का कुछ भी रेवेन्यू पर ही सीधा इंपैक्ट आएगा, साथ ही साथ इन्वेस्टर को नुकसान होगा। और क्या होने वाला है। तो इसके अलावा कंपनी के ज़्यादातर बिजनेस वर्टिकल थर्ड पार्टी के रहमो करम पर चलते हैं, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर हो या फिर टेक्नोलॉजी सिस्टम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे पॉइंट जितने हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंपनी के रिस्क मीटर को बढ़ाते ही हैं। साथ ही इनके ऊपर ट्राई रेगुलेशन का प्रेशर भी इनडायरेक्ट वे में बरकरार रहेगा। तो दोस्तों जहां कुछ पॉजिटिव पॉइंट जुड़े होते हैं हमेशा वहां कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं और मेरा मानना है कि उन पॉइंट को हमें बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी डिटेल एनालिसिस रूट मोबाइल को लेकर, जहां हमने हर एक छोटे बड़े पैरामीटर को डिटेल में डिस्कस किया है और इस कंपनी के शेयर को लेके अपना ओपिनियन बहुत क्रिस्प और क्लियर लेवल के साथ भी शेयर कर दिया। एज अ लॉन्ग टाइम में किस रेट पे सही लगता है वो भी शेयर कर दिया। आप में से किस किस के पोर्टफोलियो में ये शेयर है आप ज़रूर बताएं। क्या आपको रूट मोबाइल से प्यार है ये ज़रूर बताएं और ये एनालिसिस का तरीका कैसा लगा, जो हम इसको सेगमेंट वाइज लेके आ रहे हैं, तोड़ के बताते हैं, क्या सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है या कुछ और आपको इसमें चाहिए, हमें ज़रूर बताएं क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। तो आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हम उसको बिल्कुल अप्लाई करते हैं, तभी इस लेवल तक आपके प्यार के कारण पहुँचे हैं। और भाई वाला काम लाइक कमेंट शेयर करके बिल्कुल कीजिएगा क्योंकि शेयरिंग होती है केयरिंग। थैंक यू सो मच।